हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं जो हमारे स्पेशली जो बच्चे हैं कॉमर्स बैकग्राउंड के, जिन्होंने एलटी केवीएस एनवीएस के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा। तो हमारी जो आज की क्लास है वो एकदम बेसिक है, इनिशियल स्टेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है या लेखांकन का मतलब क्या होता है, ठीक है। काफ़ी वीडियोस हमने बनाए जिसमें हमने आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए हैं, कई सारे मॉड्यूल्स सेट बनाए थे उसको सॉल्व कराया है, सॉल्व पेपर किया है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई। हमारे लास्ट वीडियोस में जब आप देखोगे तो हमने पूरा प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराया था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर एक इनिशियल बेस से हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी की क्लासेस। सो फर्स्ट हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं। पहले हम ये समझेंगे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कि हम उसको अकाउंटिंग क्यों बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, आपका जो टॉपिक है एकदम बेसिक स्टेज लेखांकन, दैट मीन्स अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। सो अकाउंटिंग की मीनिंग में देखिए, अकाउंटिंग एक क्या होता है, अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक पार्ट है। किसका सिस्टमैटिक पार्ट है? अकाउंटेंसी नॉलेज का एक सिस्टमैटिक पार्ट होता है, जो अकाउंटिंग में यूज होने वाले सारे रूल रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स एंड ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक पार्ट ऑफ दिस अकाउंटिंग नॉलेज एंड दिस प्रोवाइडिंग क्या क्या प्रोवाइड करेगा। यूज होने वाले क्या यूज करते हैं? रूल रेगुलेशन कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस। सो दैट मीन्स अकाउंटिंग जो होता है वो एक सिस्टमैटिक हिस्सा होता है। किसका सिस्टमैटिक हिस्सा होगा? अकाउंटिंग नॉलेज का, अकाउंटिंग ज्ञान का एक सिस्टमैटिक हिस्सा है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो हमें प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग में कौन कौन से रूल रेगुलेशन यूज होते हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस यूज होती हैं, अकाउंटिंग में क्या क्या नियम लगते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इन सारी चीज़ों की जो नॉलेज हमें मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी लेखांकन से, दैट मीन्स अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग नॉलेज का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करता है, कि एक पार्ट है, नॉलेज का पार्ट है, कि हमें क्या क्या अकाउंटिंग में जो भी गाइडलाइंस यूज हो रही है, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स को कंबाइंड करके हमें बताएगा, ठीक है। तो उसको हम अकाउंटिंग बोलेंगे। अब अकाउंटिंग में ये क्या बताता है, अकाउंटिंग सही तरीके से की जानी चाहिए। दूसरा चीज हमें अकाउंटिंग क्या बताता है, कि अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि जो भी आप लेखे करते हैं, जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे, वो सारी चीजें सही सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में देखेंगे, तो इजी लैंग्वेज में अकाउंटेंसी वो थ्योरी है और अवधारणा है जो अकाउंटिंग के प्रोसेस को गाइड करता है। दैट मीन्स अकाउंटिंग एक सिंपल थ्योरी होती है, जो अकाउंटिंग के थ्योरी और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, वो सारी चीजें वो दिखाता है या प्रेजेंट करता है। अकाउंटिंग के जो प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस को गाइड करता है। किसके किसके प्रोसेस होंगे? अकाउंटिंग एक ऐसी अवधारणा है या एक ऐसी थ्योरी है जो अकाउंटिंग में प्रोसेस होने वाले, अकाउंट में जो जो चीज़ें प्रोसेस होती हैं, उन सारे प्रोसेस को कैसे कैसे कंप्लीट करना है, ये हमारा बताता है आपका लेखांकन। सो बेसिकली एक बार फिर से हम देखेंगे लेखांकन का मतलब क्या हो गया। लेखांकन अकाउंटेंसी का एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में एक पार्ट होता है, लेखांकन, जो हमें ये बताता है कि अकाउंटेंसी में जो रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स ये गाइडलाइंस जो यूज़ होते हैं वो हमें कैसे कैसे यूज़ करनी है। और अगर हम एक इजी लैंग्वेज में अगर वन लाइन में उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, सो अकाउंटेंसी इज अ थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट है जो अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज होने वाले सारे गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता है। तो एक इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग की मीनिंग या लेखांकन का अर्थ। क्लियर हो गया। अब एक सेकंड टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक ये होता है कि अगर ये लेखांकन है तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा। तो उस ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्ट के लिए फर्स्ट जो इसका ऑब्जेक्ट होता है, लेखांकन के लिए एक रूल प्रोवाइड करता है,
क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि सभी लेन देन जितने भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हो वो एक टाइप से हो और एक इक्विवेलेंट, मतलब एक समान हो और एक टाइप से हो। जो आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट का पहला ऑब्जेक्ट ये होता है कि ये जो अकाउंटेंसी है ये हमें रूल प्रोवाइड करेगा। किस लिए रूल प्रोवाइड करेगा? वो रूल इसलिए प्रोवाइड करता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजेक्शन मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग, कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, तो कुछ भी जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारे ट्रांजेक्शन एक ही टाइप के हों और एक समान हो, इक्विवेलेंट हो एक दूसरे के। तो ये रूल हमें प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यापार की वित्तीय स्थिति को सही सही बताता है। दैट मीन्स अगर हम बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिकल कंडीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या होता है? अकाउंटेंसी। बिना अकाउंटेंसी के कोई भी कंपनी या बिजनेस अपनी जो बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन है या जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसके बिना आप कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे बिजनेस की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन, वित्तीय स्थिति के लिए ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि हम कैसे कैसे उसको बना सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या आता है? तीसरा ऑब्जेक्ट होता है कि व्यापार की वित्तीय विवरण तैयार करता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा जिसको बोलते हैं। तो अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एवरी कंपनी, हर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, अब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होता है? फाइनेंशियल ईयर आपको हमने लास्ट वीडियोज में कई बार भी बताया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 31 मार्च, ये हमने कई बार कई सारे वीडियोस में भी डिस्कस किया था फाइनेंशियल ईयर का। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। तो इस अकाउंटिंग, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है कि आपको अपनी बैलेंस शीट या भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब ये आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका अकाउंटेंसी, कि आप कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो वो कैसे बनाएंगे, ये कौन बताएगा? ये अकाउंटेंसी बताएगा। तो ये इसका तीसरा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑनर, मैनेजमेंट और आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन सारे लोग, ये जो आपके इन्वेस्टर हैं, जो आपका ऑनर है, जो मैनेजमेंट है कंपनी के, ये सब सही सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं? जब सही डिसीजन तभी लेंगे जब आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन से वो फाइंड आउट होंगे कि आपने क्या क्या फाइनेंशियल। अब जैसे कोई इन्वेस्टर है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट, सपोज आपकी कोई कंपनी है और कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो आपके पास पैसे क्यों देगा? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पहले वो ये देखेगा कि आपकी कंपनी एक्चुअली में प्रॉफिट अर्न कर रही है या नहीं कर रही। हो सकता है लॉस अर्न कर रही हो, पैसा लगाए और डूब जाए। तो इसलिए क्या होता है, हर एक पर्सन जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्टर पहले कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि अगर बैलेंस शीट अच्छी है, बैलेंस शीट में सारी चीज़ें मेंशन है, वो क्लियर है, तो वो थोड़ा थोड़ा फिर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो हमारे मैनेजमेंट के लिए, ऑनर के लिए, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो तभी सही डिसीजन ले पाएगा कि आपको आगे प्रोसेस करना है नहीं करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप बैलेंस शीट कंप्लीट करोगे। और बैलेंस शीट कैसे कंप्लीट होगी वो हमें बताएगा अकाउंटेंसी, ठीक है। तो ये सब अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है जो आपका करंट बिजनेस है, जो आप करंट बिजनेस कर रहे हो और प्रीवियस बिजनेस के लिए अन्य व्यवसायियों से तुलना करने के लिए सही सही इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि आपका बिजनेस पिछले साल क्या था और करंट ईयर में क्या है, या आपका बिजनेस अनदर जो बिजनेसमैन है उनसे कैसे हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, ज़रूरत पड़ेंगी। इन सारी चीज़ों को कौन प्रोवाइड करेगा? प्रोवाइड करेगा हमारा अकाउंटेंसी। तो ये हमारे अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्ट हो गए। बहुत सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट हमने दिए हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है कि ये एक रूल और रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है
किन किन चीज़ों के लिए रूल और रेगुलेशन इसलिए प्रोवाइड करता है ताकि आप जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उन सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ एक ही समय पे जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो एक तरीके से वो रिकॉर्ड हो और एक समान हो, इक्वल हो, तो हम उसको अकाउंटेंसी में इजीली रिकॉर्ड कर पाते हैं। दूसरा होता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है। तीसरा क्या है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा, और आपके जो ऑनर होंगे, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये श्योर करता है कि हाँ हमारी कंपनी बैलेंस शीट सही है, तो वो डिसीजन सही ले पाएंगे, और सही डिसीजन के लिए करेक्ट बैलेंस शीट चाहिए होगी, तो वो हमारा अकाउंटिंग आपको बताएगा कि कैसे कैसे हमें उसको बनाना होता है। और आपका जो करंट बिजनेस है और आपका प्रीवियस ईयर का बिजनेस होगा, अगर आपको उसको कंपैरिजन करना है या आपके बिजनेस को अनदर किसी के बिजनेस से कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए गाइडलाइंस जो होगा वो आपको बताएगा अकाउंटेंसी। तो इतनी सारी चीजें अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्ट में आती हैं कि हमें अकाउंटेंसी क्यों जरूरी है, किन किन चीजों के लिए अकाउंटेंसी जरूरी है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हेल्प करता है इसमें। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटेंसी की कुछ टेक्निक्स होती है, जो मेन मेन टेक्निक्स हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। पहली टेक्निक का नाम हमने दिया है रिकॉर्डिंग। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है वो होती है रिकॉर्ड करना। ठीक है, रिकॉर्डिंग। इसमें क्या हो रहा है, हर व्यापारी लेन देन को फर्स्ट टाइम जो बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, प्रत्येक लेखे के नियम के अनुसार डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिंपली समझ में भी आएगा आपको। रिकॉर्डिंग क्या होती है, रिकॉर्डिंग एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, आप ट्रांजैक्शन मतलब कि आपने कुछ परचेज किया या सेल किया, कुछ भी किया है, तो परचेज और सेल्स को आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उस बिजनेसमैन के लिए, हर एक व्यापारी जो बिजनेसमैन, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप बेसिक इनिशियल स्टेज पे कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट, दो रिकॉर्डिंग आपको करनी होती है कि एक साइड डेबिट साइड और एक साइड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो टेक्निक आता है वो होता है रिकॉर्ड करना। प्रत्येक लेखे, हर एक ट्रांजेक्शन को रूल के अकॉर्डिंग कौन सा डेबिट होगा तो उसको डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट होगा तो उसको क्रेडिट कर देना है। तो हर एक ट्रांजेक्शन को रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करोगे। पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक क्या होती है, क्लासिफिकेशंस, मतलब उसको अलग अलग बांटना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमने जर्नल बनाया, जैसे आप लोग अकाउंट अगर पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी में आपने जर्नल एक चैप्टर है, आपने पढ़ा भी होगा उसको, हम भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जर्नल में क्या होता है, जब हम जर्नल के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो एक एक क्वेश्चंस 2 पेज तक 3 पेज तक चले जाते हैं। तो अगर कोई बिजनेसमैन होगा, वो 100-200 लोगों से अगर ट्रांजेक्शन महीने में कर रहा है और सबकी जर्नल बना रहा है, तो जर्नल बुक हमारी बहुत हैवी हो जाती है। अब हमें ढूंढना है कि हमने किसी को गुड सेल किया था या किसी से खरीदा था, अब हम पूरी बुक हमें ढूंढनी पड़ेगी, उसका नाम अगर हमें ढूंढना है कि ए पर्सन है, ए से हमने कभी खरीदा था पूरे मंथ में, तो हमें पूरी बुक को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अब कहाँ लिखा है ये तो पता नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल टेक्निक क्या है कि जितने अकाउंट के ट्रांजैक्शन हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को हम कैटेगराइज कर देंगे। कैटेगराइज मतलब सबकी अलग अलग कैटेगरी बना देंगे। जो कैश का है वो कैश बुक में चला गया, जो परचेज का है वो परचेज बुक में चला गया, जो सेल्स का है वो सेल्स बुक में चला गया, जो परचेज रिटर्न है वो परचेज रिटर्न में चला गया। सो इससे क्या होगा, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, डिवाइड कर दिया। अब हमें ढूंढना है कि हमने कैश ट्रांजैक्शन कितने किए हैं, तो हम कैश बुक ओपन करके ढूंढ सकते हैं। परचेज कितने ट्रांजैक्शन किए थे, परचेज बुक के ढूंढ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसमें हर लेखे के लिए, पर हर ट्रांजेक्शन्स के लिए हम उसको कैटेगराइजली डिवाइड कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी में। जो जिससे रिलेटेड होता है हम उसके अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। अगर जो कैश बुक का है तो कैश बुक में लिख देंगे, जो परचेज बुक है तो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। इससे बहुत इजी क्या होता है, ढूंढना बहुत आसान हो जाता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आप ढूंढोगे तो वो बुक हमने देख ली, हमें सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सारांश, दैट मीन्स कि जो भी आपके समरीज होती है, सभी जो भी खाते आप बनाओगे सबकी, जब हम जर्नल बनाएंगे, जर्नल से लेज़र बनाएंगे, फिर लेज़र के जो बैलेंसेस आएंगे,
सारे बैलेंस को हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सारे बैलेंस जब बन जाएंगे तो बैलेंस को कलेक्ट करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, तलपट, जिसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, हम लेजर की सारे बैलेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम अपने फाइनेंशियल, जिसको भी हम यहाँ पर बता रहे थे फाइनेंशियल कंडीशन, ये फाइनेंशियल कंडीशन तभी हो पाएगी जब हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो पहले क्या होता है, जर्नल बनाएंगे, फिर लेजर बनाएंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, सीक्वेंस, लेजर पहले जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन लास्ट बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। ये सारा पूरा सीक्वेंस होता है ये। तो ये इस सीक्वेंस से अगर हम बनाएंगे तो हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ईजिली जान पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे समरी में, जो भी कंक्लूजन होगा वो सब हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन करना एंड एनालिसिस करना, व्याख्या एंड विश्लेषण। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने में जिसमें क्या होता है, व्यापार की लाभ हानि और जो फ्यूचर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, देखिए, जिसमें व्यापार के लाभ हानि तथा भविष्य की जो रणनीतियों का पता चलता है। कब पता चलता है, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो इसलिए हमने इसको कैटेगराइज किया है व्याख्या और विश्लेषण में, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य टेक्निक, मेन टेक्निक में, वो है एक्सप्लेन करना और आपका एनालिसिस करना। एनालिसिस, हम आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, बेनिफिट ये होगा कि हमारे जो फ्यूचर्स की जो टेक्निक्स है, जो स्ट्रैटेजी है फ्यूचर की, उस सारी स्ट्रैटेजी को हम डिसाइड कर सकते हैं। हम अपनी करंट की बैलेंस शीट देख करके फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब हम अपने बैलेंस शीट को एनालिसिस करेंगे, क्लियर। तो ये हमारी अकाउंटिंग की मेन टेक्निक्स होती है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना मतलब कैटेगराइज करना है अकाउंट को, फिर समरी बनाना और लास्ट में उसको एक्सप्लेन करना एंड एनालिसिस करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है लेखांकन के मानक मतलब स्टैंडर्ड्स व नियम, दिशा निर्देश जिसके द्वारा लेन देन और वित्तीय रिपोर्ट तैयार किया जाता है। सो आपके जो मेन गाइडलाइंस हैं, ठीक है, वह नियम और दिशा निर्देश जो आपको गाइडलाइंस होंगी, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, सारे लेन देन और वित्तीय विवरण की रिपोर्ट को तैयार करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लेखांकन में एक रूपता, पारदर्शिता, सच्चाई बनाए रखना। भारत में इन मानकों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये इससे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका भी एक हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्पेशली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे डीपली। सो अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है और इसे ICAI द्वारा बनाया गया। ICAI क्या होता है, जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारे अकाउंटेंट रजिस्टर्ड होंगे, उसको बोलेंगे ICAI, ठीक है। सो स्टैंडर्ड क्या होता है, ये नियम है, जो स्टैंडर्ड जो हमारा मानक है वो नियम है, सारे गाइडलाइंस जिसके थ्रू, उसी गाइडलाइंस के थ्रू हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, सारी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे लेखांकन में, हमारे अकाउंटेंसी में जो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और हमारे जो क्लियरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे अकाउंटेंसी में, इसके लिए सारे रूल और रेगुलेशंस हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू ही बनाए जाते, उसी में सारे रूल रेगुलेशंस दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जो किसके थ्रू बनाया गया था, ICAI, ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर सारे ऑडिटर रजिस्टर्ड होते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाते हैं और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम अप्लाई करते हैं अकाउंटेंसी में, ठीक है। सो नेक्स्ट अब आता है, ये स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी।
अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमने मानक बताया है तो इस मानक की कोई ना कोई ज़रूरत होगी, तभी तो बनाया गया है। तो क्यों ज़रूरत पड़ी थी? उसके लिए हम देखेंगे इसकी नीड क्यों थी? तो इसकी नीड भी हम फर्स्ट देखते हैं। इसकी नीड इसलिए पड़ी थी कि सभी जो भी व्यवसाय है वो एक तरीके से रिकॉर्ड रखें। मतलब कि अगर आपके इसकी नीड इसलिए पड़ी थी कि हम अगर रूल बना देंगे, तो रूल बनाने में क्या होगा कि जितने भी बिज़नेसमैन हैं, जो ट्रांज़ैक्शन होगा, उन सारे ट्रांज़ैक्शन को एक साथ ही वो रिकॉर्ड करेंगे, एक ही जैसा। अब जैसे रूल क्या बना है कि आपने अगर रिसीवर डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा, ये रूल है। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, जर्नल एंट्री जब बनाएगा, कोई भी बनाएगा, तो वो रिसीवर को ही डेबिट करेगा और गिवर को क्रेडिट करेगा। कोई रिसीवर को डेबिट और गिवर को डेबिट या रिसीवर को ऐसा कुछ उल्टा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल बना है। तो अब इस रूल को सारे बिजनेसमैन फॉलो करेंगे, सारी कंपनियां फॉलो करती हैं। तो ये रूल अगर जो बना है, तो अगर उस रूल के अकॉर्डिंग कोई चलता है तो सारे ट्रांजैक्शन एक जैसे होंगे। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड थी कि अगर हमने रूल बना दिया तो वो रूल सभी फॉलो करेंगे, और जब सभी वो रूल फॉलो करने लगेंगे तो जो भी आपके ट्रांजैक्शन है वो सारे रिकॉर्ड क्या होंगे, वो एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या था? फ्रॉड और आपकी जो रॉन्ग रिकॉर्डिंग थी उसको हम रोक सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया था कि जो भी बैलेंस शीट में जो फ्रॉड हो सकते हैं, जो कंपनियों में फ्रॉड होते हैं, जो रॉन्ग रिकॉर्डिंग वो करते हैं, उसको हम क्लियरली रोक पाएंगे। इसलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ गई थी। आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सही सही और ट्रांसपेरेंट हो, मतलब एकदम क्लियर हो कि उसमें कुछ भी छिपा ना हो। वो क्लियरिटी के लिए आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट, आपके इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड बैंक उस कंपनी को लेकर के, उस जो बिजनेस है उसको लेकर के सही सही डिसीजन ले पाए। इन्वेस्टर्स, बैंक एंड आपकी गवर्नमेंट। तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरत था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन मेन चार चीज़ों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी था, जिनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया था कि ये चार चीज़ें मेन एटलीस्ट क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। सो पहला क्या था? सारे ट्रांजेक्शन एक जैसे होंगे, रिकॉर्ड एक जैसे होंगे, आप फ्रॉड और रॉन्ग रिकॉर्डिंग को कैप्चर कर पाएंगे इजीली। थर्ड, फाइनेंशियल रिपोर्ट हम इजीली प्रेजेंट कर पाएंगे और फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत क्लियर होगी, और हमारे इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड बैंकों को बेसिकली सही डिसीजन लेने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ गई थी। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो पहला टाइप होता है, जिसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एएस। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पारंपरिक लेखांकन मानक जो भारत में लागू हैं, जो हमारे इंडिया में अप्लाई है, पुराने पारंपरिक लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भारत में अप्लाई है, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेंगे। दूसरा क्या होता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफएएस के अनुरूप आधुनिक मानक बड़ी बड़ी कंपनियों पर लागू होते हैं। ठीक है। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हैं, बट ये जो अप्लाई होते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जो आईएफएएस के अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे आधुनिक मतलब मॉडल कल्चर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांड कंपनियां हैं, उस पर ये अप्लाई होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आईएफआरएस। अब जो अभी हमने यहाँ पर बताया था, आईएफआरएस का मतलब क्या होता है? आईएफआरएस का मतलब हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिफरिंग स्टैंडर्ड्स। तो आईएफएआई का मतलब हो गया, एएस का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आईएफआरएस का मतलब हो गया रिफर स्टैंडर्ड। ठीक है। आईएफआरएस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है वो हमारे इंडिया में यूज नहीं किए जाते। आईएफआरएस जो है वो हमारे इंडिया में यूज नहीं होता। ये कहाँ पर यूज होता है? जी, नाम ही से लग रहा है। देखिए, अब इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ देखिए, दो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। एक ये होता है और एक
ये यूज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये रूल बनाते हैं कि हम कैसे कैसे अकाउंटिंग को करें। ये बहुत इंडिया में यूज होता है बट बहुत लिमिटेड यूज होता है। ये दोनों स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। IFRS, ये दोनों हमारे इंडिया में ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टाइप, 3 टाइप के टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। AS1 पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। AS1 क्या बताता है, आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उन सारी पॉलिसीज को एकदम क्लियर बताएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वन, कई पार्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे पार्ट में होते हैं। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है कि अकाउंटिंग की जो जो पॉलिसी है वो सारी पॉलिसी को डीपली वो एक्सप्लेन करता है। कौन एक्सप्लेन करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 स्टाफ का मूल्यांकन करेगा, मतलब जितने भी आपके स्टाफ होंगे उनका वैल्यूएशन करेगा। कौन करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 करेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ज्यादा यूज होते हैं। AS6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मूल ह्रास विधि, दैट मीन्स ये डेप्रिसिएशन मेथड को बताता है कि कंपनी कौन से डेप्रिसिएशन मेथड को यूज करेगी, ठीक है। तो एक कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बताएगा डेप्रिसिएशन मेथड को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ये क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स राजस्व मान्यता को बताता है कि जो आपके रेवेन्यू होंगे वो कैसे कैसे रेवेन्यू कहाँ कहाँ पर कलेक्ट होंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बताएगा, ये फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग बताएगा कि फिक्स्ड एसेट्स को कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 क्या बताता है, ये अन्य पार्टीज मतलब अदर पार्टीज को एक्सप्लेन करता है। अनदर जो भी आपकी पार्टीज होगी उनको वो एक्सप्लेन करेगा। तो ये बेसिकली हमारे 6 पॉइंट जो मेन हैं अभी वो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। इसमें 1 से लेकर के 20-25 तक बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो उसमें हम पूरा डीपली इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या चीजें बताते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं अनुपालन मतलब रेगुलेशंस, कि अगर कोई भी जो भी रूल हमने बताए हैं आपको, तो अगर कोई भी कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है किसी भी रीजन से, अगर किसी कंपनी ने सारे रूल और रेगुलेशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताए गए हैं उन सारे रूल और रेगुलेशंस का अगर उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, तो देखिए, तो उन पर क्या होगा, कानूनी कार्यवाही होगी, रिपोर्ट अस्वीकार कर दी जाएगी और जैसी समस्या आ सकती है। मतलब बेसिकली आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है, आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और आपकी रिपोर्ट को भी मना किया जा सकता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आप बनाओगे। तो ये बेसिकली ये उन चीज़ों के लिए होता है कि जब आप कंपनी के रूल और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, आप मिसकंडक्ट में हैं या फिर आप जानबूझ करके कोई ऐसा काम कर दिया, तो इन सारी चीज़ों की पेनल्टी या लीगल एक्शन ये सब उस टाइम यूज होता है जब आप रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उन कंपनियों के लिए होता है, ठीक। तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन का अर्थ, इम्पोर्टेंस एंड ये फिर हमने आपको ऑब्जेक्ट्स बताए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कुछ कुछ मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस, जो मेन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस या प्रीवियसली ऐसे क्वेश्चंस आए भी हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए इसी ग्राउंड पे जो अभी टॉपिक हमने पढ़ाया है इसी टॉपिक पे हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। Which of the following accounting principles differentiate uh, between owners and management, ठीक। निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत है स्वामी और प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द
ऑनर एंड मैनेजमेंट, कौन सा ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो आपकी मैनेजमेंट और ऑनर के डिफरेंस को क्लियर कर देता है। तो देखिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है पहला, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक अस्तित्व का मतलब क्या होता है, व्यवसायिक अस्तित्व का मतलब होता है हमारा जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है। अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमारा जो बिजनेस है और हमारे जो बिजनेसमैन है, दे आर द डिफरेंट थिंग। बिजनेस और बिजनेसमैन, जैसे सपोज आपका कोई बिजनेस है तो आप अलग हो गए और आपका बिजनेस अलग हो गया, दोनों अलग अलग पर्सन मान लिए जाएंगे अकाउंटिंग में। अब अगर आपने बिजनेस से कोई पैसे निकाल लिए तो इसीलिए हम वहां पर ड्राइंग यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ड्राइंग्स, कि अगर आपने कैश निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हम लिख देते हैं। क्यों लिखेंगे, बिकॉज बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। ये अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यही चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि अकाउंटिंग कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें ये बताएगा, क्या बताएगा कि आपके जो ऑनर है और जो मैनेजमेंट है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिजनेस एंटिटी, व्यवसायिक अस्तित्व। ये ऐसा एक प्रिंसिपल्स है जो बताता है कि हमारा ऑनर और उस ऑनर का बिजनेस, दे आर द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाय, भारत में जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किया गया था वो किसके थ्रू जारी किया गया था। देखिए अभी हमने जो थ्योरी पढ़ाई है आपको, उसमें ये सिंपल सा लिखा हुआ था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया गया था वो आईसीएआई के द्वारा बनाया गया था, ये हमने अभी बताया था। तो उसी पर जस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पूरी थ्योरी अगर जिसने पढ़ ली तो क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, कोई आपको डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय, भारत में लेखांकन मानक जारी किया गया था, किसके थ्रू जारी किया गया था, तो वो जारी किया गया था द इंस्टीट्यूट ऑफ दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये आईसीएआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, जहां पर सारे ऑडिटर रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करता है हमारे इंडिया में। तो तीसरा इसका आंसर हो जाएगा कि जो भी इशूड किए जाते हैं भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कौन इशू करता है, आईसीएआई एक ऑर्गेनाइजेशन यही इशू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फाइंड ऑड रिगार्ड टू द बुक्स कीपिंग, मतलब आपके निम्नलिखित कथनों में से बही खाते के संबंध में वन ऑफ जो आपका कौन सा एक विषम है, विषम मतलब कौन सी चीजें इसमें नहीं है, तो बही खाते कार्यक्षेत्र और रिकॉर्ड वर्गीकरण सारांश से संबंध है। बुक कीपिंग इज एसेंशियल्स क्लियरली वर्क, बही खाता मुख्य रूप से एक लिपिक कार्य है। और तीसरा आता है बही खाता अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को रिकॉर्ड करता है, दैट मीन्स बुक कीपिंग इज ओनली कंसीडर्स द मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। एंड नेक्स्ट इज बुक कीपिंग हैपेंस आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है बुक कीपिंग के थ्रू, दैट मीन्स amongst the following statement find out the odd one out with the regard to the बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग के संबंध में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये सारे तो सही लग रहे हैं। ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है बुक कीपिंग हैपेंस आफ्टर द अकाउंटिंग प्रोसेस, बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है, दैट मीन्स जो बुक कीपिंग है वो बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बाद बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग होती है वो अकाउंटिंग के पहले बनाई जाती है, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। जब तक हम ये हमारे फर्स्ट वीडियोस में था, हमने ये बुक कीपिंग पूरा बताया था आपको। बुक कीपिंग का मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। तो जब तक हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अकाउंटिंग बना ही नहीं सकते। तो बुक कीपिंग पहले बनती है और अकाउंटिंग प्रोसेस बाद में होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, बुक कीपिंग प्रोसेस के
बाद बनती है, ऐसा नहीं है। बुक कीपिंग प्रोसेस के पहले बनेगी, बाद में अकाउंटिंग होगा। तो ये ऑप्शन हमारा एक ऑड हो जाएगा, मतलब विषम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? देखो आप स्टेटमेंट देख लीजिए। द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस ऑफ द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बुक कीपिंग व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन करने के लिए पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों होता है, ये तो सही है। एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द सर्टेन सेट ऑफ दिस बुक्स। लेन देन निश्चित पुस्तकों के एक ग्रुप में अभिलेखित किए जाते हैं, ये भी सही है। बुक कीपिंग इज द मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग बुक। बुक कीपिंग मतलब पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की एक विधि है। तो बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग बुक, ये भी सही है, क्योंकि हम बुक कीपिंग के थ्रू ही तो एक रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होता है। तो देखिए एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट, द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। जो बुक कीपिंग का आपका पुस्तपालन का कार्य है वो विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, तो हमारा बुक कीपिंग, ये जो आंसर होगा, जो द जॉब ऑफ दिस बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर, ये आंसर सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, which of these following is true regarding the principles of accounting? लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? अब देखिए इसमें आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, किस कॉन्सेप्ट के लिए बताना है? दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही किया गया है। ठीक है, फर्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ दिस फ्यूचर लॉसेस, टेकिंग केयर ऑफ दिस फ्यूचर प्रॉफिट्स, एंड टेकिंग केयर ऑफ द बैड डेट्स, एंड टेकिंग केयर ऑफ दिस इन्वेंट्रीज एंड द डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स भावी हानियों को ध्यान में रखना है। ठीक है, भावी लाभों को ध्यान में रखना है। टेक केयर द बैड डेट्स, अशुद्ध ऋण को ध्यान में रखना है, और स्टॉक और डेप्रिसिएशंस को माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इसमें से बताना है कि जो आपका दूरदर्शिता सिद्धांत है उसके संबंध में आपको बताना है अकाउंटिंग के क्या स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दूरदर्शिता का कॉन्सेप्ट है, वो ये बताता है कि हमें फ्यूचर में जो भी लॉसेस होते हैं, हमें लाभ को ध्यान में नहीं रखना, हमें उन हानियों को ध्यान में रखना है, उन एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना है जो फ्यूचर में होंगे। तो हमें फ्यूचर्स के जो लॉसेस हैं उसको टेक केयर करके रखना है। ठीक है, सो आंसर क्या सही हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, टेकिंग केयर ऑफ दिस फ्यूचर लॉसेस। जो भी हमारे फ्यूचर के लॉस होने वाले होते हैं उस फ्यूचर लॉस के लिए हम पहले से ही रिजर्व रखेंगे। तो हमारा जो दूरदर्शिता का सिद्धांत है वो सही कब होगा, जब ये स्टेटमेंट सही है, उसके लिए हम ये स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, टेकिंग केयर ऑफ दिस फ्यूचर लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट, पुस्तपालन का कार्य जहां समाप्त होता है वहां से लेखा कर्म कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहां से प्रारंभ हो। देखिए पुस्तपालन दैट मीन्स बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का वर्क जहां पर कंप्लीट हो जाता है वहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो एंड ऑफ द वर्क ऑफ दिस बुक कीपिंग, स्टार्ट बुक कीपिंग का जहां पर समाप्त होगा वहां पर हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और जहां पर अकाउंटिंग कंप्लीट होगी वहां पर क्या होगा, अकाउंटिंग के बाद क्या होता है, अकाउंटिंग बाद ऑडिटिंग होने लगती है।
तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑडिटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग जहां पर कंप्लीट होगी, बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑडिट का, अंकेक्षण। ठीक। चार्टेड अकाउंटेंट जो हमारे सीए होते हैं, ये सीए होते हैं, कौन होते हैं, सीए हमारे जो एक प्रोफेशनल्स अकाउंटेंट, सीए की जो डिग्रीज जिनके पास होती है उनको प्रोफेशनल बोलते हैं। तो हमारे सीए क्या होते हैं, सीए हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स क्या होंगे, प्रोफेशनल्स ऑडिटर बोले जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे, पेशेवर अंकेक्षक, प्रोफेशनल ऑडिटर, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण होता है, लास्ट स्टेज क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन के प्रोसेस के रूप में, अगर हम अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसेस देखेंगे इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग, तो विश्लेषण करना, निर्वचन करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेट करना, एंड बुक में सारे रिकॉर्ड करना इंफॉर्मेशंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पूरा रेफरेंस प्रिपेयर्ड करना। तो देखिए सूचनाओं के, दैट मीन्स इंफॉर्मेशंस का एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना, रिकॉर्ड करना, और लास्ट में समरी प्रिपेयर्ड करना फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें सूचनाओं की प्रक्रिया, दैट मीन्स कि सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का लास्ट स्टेप, अगर हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस में आपका लास्ट स्टेप क्या होगा, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस में देखिए लास्ट स्टेप आएगा, सबसे लास्ट में आता है कम्युनिकेट करना, संप्रेषण। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, सूचनाओं का संप्रेषण करना। ठीक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक विक्रेता अपने 2000 रुपए के माल को 1800 रुपए में, कोई सेलर है, 2000 का गुड्स है उसका, एंड 2000 को गुड्स को 1800 में उसने सेल कर दिया, परचेजर को दे दिया। सो जो 200 के डिफरेंसेस हो गए ना, 2000 का गुड्स था, 1800 में उसने पे कर दिया, दे दिया कंप्लीटली, तो ये जो 2000 का डिफरेंस आएगा, अंतर, इस जो डिफरेंस होगा 2000 का, वो क्या बोलेंगे, देखिए अगर सेलर ने कोई गुड्स आपको दिया है 2000 का है, उसने 1800 में आपको दे दिया, और वो अपने आप ही पैसे कम कर देगा, तो ऐसे डिफरेंस को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सेलर के थ्रू परचेजर को दिए जाते हैं जब आप हैवी कुछ परचेज करते हो, या आपको जो आपने गुड्स परचेज किया है 10% ऑफ, इस टाइप की भी कोई गुड्स सेल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 2000 का गुड्स था, 1800 रुपए में आपको मिल गया, एंड 200 का जो डिफरेंस आ गया, उस इनिशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसका उद्देश्य जिम्मा लेना होता है, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन टेक करेगा, किसका ऑब्जेक्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना। ठीक है, सो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बियर करेगा, अब जैसे हम कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन, जिम्मा लेना मतलब होता क्या है, दैट मीन्स वर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। सो कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कंपनी सही ढंग से रेगुलेट नहीं होती है, सो वो रिस्पॉन्सिबल कंपनी लेती है। तो कंपनी कौन हो गई, सॉरी वो जो कंपनी के ऑनर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे,
अगर कोई एम्प्लॉय सही से वर्क नहीं कर रहा या कंपनी सही से वर्क नहीं कर रही, ठीक है, और कंपनी के रूल और रेगुलेशन सही से फॉलो नहीं हो रहे हैं, रूल और रेगुलेशन गलत है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कंपनी के जो भी ऑनर होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मा लेना मतलब ऑनरशिप। तो अगर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका ऑब्जेक्ट होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट होगी हमारे ऑनर की, कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऑनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ऑनरशिप, स्वामित्व। ये एक ऑब्जेक्ट है कि जो आप प्रिंसिपल्स अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑनर्स हो जाएंगे। तो तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? आर्थिक समंकों का अभिलेख, कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना, व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण और अभिलेख, गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपके लेखांकन है, लेखांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन देखिए लेखांकन को अभी हमने जब थ्योरी पढ़ाई है आपको, तो इसमें आपको बताया भी कि लेखांकन का मेन उद्देश्य क्या है। लेखांकन का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और क्लासिफाइड करना, मतलब डेबिट क्रेडिट करना, रिकॉर्ड करना, जो भी जैसे ट्रांजैक्शंस हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? मेन वर्क क्या होता है अकाउंटिंग का? व्यावसायिक लेन देनों का वर्गीकरण और अभिलेख करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ दीज द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशंस? कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन सही है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, पूंजी इज इक्वल टू संपत्ति प्लस दायित्व, कैपिटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल वर्ड यहां से ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा आपका। ठीक, एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल, यहां पर ये वर्डिंग सही नहीं लिखी है। एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज, अगर हम एसेट्स में लाइबिलिटी को प्लस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी। अगर हम यहाँ से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, एसेट्स से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी, या फिर हम लाइबिलिटीज और एसेट्स को प्लस करेंगे तो आ जाएगी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी संपत्ति में कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो ये हमारे कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से बताना ये है कि कौन सा इक्वेशन आपका सही इक्वेशन होता है। ठीक है, तो देखिए हम कैपिटल को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इक्वेशन हमारा सही आ रहा है वो आ रहा है, अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी एसेट से अगर हम लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, क्या करेंगे, एसेट से लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखेंगे तो एसेट से हमने लाइबिलिटीज को माइनस किया है, तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कैपिटल फाइंड आउट करना है तो एसेट्स में अगर हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक, तो ये दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है, ऑनर है, उसके थ्रू बिजनेस में लगाए गए कैपिटल्स को क्या बोलेंगे? मतलब उसके थ्रू अगर कोई अमाउंट लगाए, कोई बिजनेसमैन है, ऑनर्स फंड बेसिकली जिसको बोलेंगे, ऑनर ने अपना पैसा खुद ही उसमें लगाया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे, सिंपल, बहुत सिंपल है, कैपिटल बोलेंगे। आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस में अगर कोई पैसा लगाया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बुक कीपिंग क्या है, मीनिंग क्या होती है? बुक कीपिंग की मीनिंग क्या है? प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे रिकॉर्ड करना, लाभ हानि खाता तैयार करना, शुद्ध लाभ की गणना करना, साझेदारी संलेख। तो आपको ये बताना है कि इसमें बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, तो बुक कीपिंग जैसे स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था, अभी भी इसके पहले हमने आपको बताया, बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट होता है इनिशियल स्टेज पे जो शुरुआत के लेखे होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। दैट मीन्स प्रारंभिक पुस्तकों में सारे लेखे रिकॉर्ड करना। तो ये हमारा बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होगा बुक कीपिंग का? प्रारंभिक पुस्तकों में जो हमारी बेसिक बुक्स है उसमें लेखों को रिकॉर्ड करना, वो हमारा बुक कीपिंग हो जाएगा। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर से देखिए, एक क्वेश्चन फिर से आ गई कि आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट इक्वेशन है, काउंटिंग इक्वेशंस जो है कौन सा करेक्ट होता है। तो एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, एसेट्स कैलकुलेट करना है तो कैपिटल में लायबिलिटीज ऐड करेंगे, एसेट्स कैलकुलेट करना है तो कैपिटल में लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, एसेट कैलकुलेट करना है तो लायबिलिटीज में कैपिटल को प्लस कर देंगे, और ये ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। कैपिटल एसेट के इक्विवेलेंट होती है। एसेट्स को अगर कैलकुलेट करना है तो लायबिलिटीज में कैपिटल को प्लस करेंगे या लायबिलिटीज में कैपिटल को माइनस करेंगे या कुछ नहीं करेंगे। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है कि अगर हमें कैलकुलेट करना है, एसेट्स कैलकुलेट करना है, तो एसेट्स में अगर हम एक साइड पूरी एसेट लिखी हुई है और एक साइड हमारे पास लायबिलिटीज और कैपिटल है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखिए, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होती है, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होती है। ये क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल अगर लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स अपने आप आ जाएगी, मतलब कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, दायित्व प्लस पूंजी अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब कि अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अगर हम लायबिलिटीज में कैपिटल को प्लस कर देंगे तो ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। नेटवर्थ ऑफ बिजनेस मींस, एक व्यापार की शुद्ध लाभ का अर्थ क्या होता है? समता पूंजी, कुल पूंजी, अचल संपत्ति, चालू संपत्ति, इक्विटी कैपिटल, टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो शुद्ध लाभ का मतलब हो गया हमारे पास कि हमारे पास जो टोटल एसेट है, टोटल एसेट से अगर हम टोटल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो ये हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा टोटल एसेट्स में टोटल लायबिलिटीज को अगर हम माइनस करेंगे तो ये टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ रहा है व्यापार की हम शुद्ध मूल्य, दैट मीन्स नेटवर्थ ऑफ दिस बिजनेस, नेटवर्थ ऑफ दिस बिजनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एसेट्स में से अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल
टोटल एसेट्स में अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारा नेटवर्थ कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। In the dual entry systems of this bookkeeping, the transactions affect कौन से? पुस्तपालन की दोहरा प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है। क्या क्या प्रभावित करेगा? एक खाता दो बार, दो खाते एक ही समय में, एक खाते दो प्रकार से, एंड दो खातों को प्रत्येक को दो प्रकार से। दैट मीन्स कि अगर हम बुक कीपिंग रिकॉर्ड करते हैं देखिए, वन अकाउंट इज ट्वाइस, टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम, वन अकाउंट इन टू वेज एंड टू अकाउंट इन टू सच वेज। तो यहां पर पूछ रहा है कि आपका जो डबल एंट्री सिस्टम्स है, वो डबल एंट्री सिस्टम्स क्या करता है? दोहरा लेखा प्रविष्टि प्रभाव कब डालती? प्रभाव जब दो खातों को एक ही समय में रिकॉर्ड किया जाता है, एक ही टाइप से। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? देखिए, डबल एंट्री सिस्टम में हमें रिकॉर्ड करना होता है एक डेबिट और एक क्रेडिट, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना होता है। जो डेबिट में होता है उसको हम डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट में होता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो दो चीजें हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर दो खाते एक ही समय में लिख दिए जाते हैं तो ये प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? टू अकाउंट्स एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो खाते लिखना। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अगले ऑप्शन, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर से एक इक्वेशन आ गई, कौन सा समीकरण सही? अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अभी इसके पहले ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व की है। Assets is equal to liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities divided by capital. Assets is equal to liabilities is equal to assets minus capital, and asset minus liabilities is equal to capital. अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें जो आपका इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन आपकी सही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपकी सही आएगी वो आएगी, अगर हम कैपिटल, जैसे अभी हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था तो इक्वेशन में आई थी कि अगर हम लायबिलिटी, अगर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज ओके, ये माइनस है। अगर हम कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो उसमें हम एसेट्स को अगर हम लायबिलिटीज से माइनस करेंगे, जो भी हमारी एसेट्स है उस एसेट से अगर हम लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कैपिटल कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी सही है। अच्छा, इसमें आपको बताना है कौन सी इक्वेशन सही नहीं है, तो हमें सही नहीं वाली इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो इसमें सही नहीं जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी ये, जो सही नहीं होती है। अगर एसेट्स में हमने लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो लायबिलिटीज आ जाएगी। ये इक्वेशन सही नहीं है कि अगर हम संपत्ति से पूंजी माइनस कर देंगे तो ये कैलकुलेट हो, तो ये इक्वेशन सही नहीं होती है। ठीक है,
यहाँ पर करेक्शन थोड़ा सा हम करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं में ये यहाँ पर माइनस का साइन होना चाहिए जो नहीं लगा हुआ है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है जो सही नहीं है। ये करेक्ट इक्वेशन है जो सही नहीं है कि अगर हम संपत्ति से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो कैपिटल आएगी, तो ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, अगले को देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से सही लेखा समीकरण कौन सा है? सही लेखा समीकरण फिर से आपको बताना है। यहाँ पर डिसऑर्डर में लिखा हुआ है कैपिटल संपत्तियां, सिंपल चीजें हैं, सब कुछ बार बार वही सारी चीजें कैलकुलेट हो रही हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स लायबिलिटीज हो जाएंगी। अगर सामान्य संचय लायबिलिटीज प्लस करते हैं तो कैपिटल आ जाएगा। प्रीपेड बीमा दायित्व इज इक्वल टू संपत्ति हो जाएगी अगर पूर्वदत्त प्लस लायबिलिटीज को प्लस करेंगे। ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और उसमें लेनदार प्लस कर देंगे तो हमारा दायित्व कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें जो समीकरण है, जो इक्वेशंस है, जो सही नहीं होता है, जो सही है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है, इसमें ऑर्डर सारे जो साइन हैं वो सही से टाइप नहीं हो पाए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसको स्किप करते हैं। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य जानकारी से है। कौन सी जानकारी से है? व्यापार की लाभ हानि तथा संपत्ति और दायित्वों को ज्ञात करना, प्रॉफिट और लॉस एंड द अकाउंटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दिस बिजनेस, व्यापार के लाभ हानि संपत्ति दायित्वों को ज्ञात करना, जो किसका है? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। एंड स्टॉक की कंडीशंस फाइंड आउट करना, कैश पोजीशन एंड एम्प्लॉयज के लिए जो एरर हैं वो सब चीज़ों ज्ञात। तो देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उन सारे प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना, जो आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है उन सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स का गठन कब हुआ था? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड का गठन आपका कब हुआ था? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन हुआ था 1977 में। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाए गए थे, आईसीएआई जो है, उसका गठन कब हुआ था? वो हुआ था भारत में 1977 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आपके पास, आपका जो कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर जो आपका असेसमेंट ईयर शुरू होता है वो कब से स्टार्ट होगा? वो हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। जो खत्म कब होगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द, दूरदर्शिता के सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो दूरदर्शिता के सिद्धांत के संबंध में सही क्या है? तो देखिए इसके पहले भी था, सिद्धांत क्या सही है? टेकिंग केयर ऑफ दिस फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर में, भविष्य में जो भी लॉस होने वाले होते हैं उस लॉस के लिए पहले से ही रिजर्व रखना, ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है। तो हम फ्यूचर के लॉस को एटलीस्ट ध्यान में रखेंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ दिस इंडिया, ASBI इज रिलेट टू द भारतीय लेखांकन मानक परिषद। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया, ये प्रथम लेखांकन का मानक संबंधित है किससे है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशंस, पॉलिसीज। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फर्स्ट हमने आपको बताया था, जो आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिक्लेयर करता है, तो ये आपका आ जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसीज।
डिस्क्लोज दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा कि डिस्क्लोजर ऑफ दिस अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 51 में, 1955 में, 1959 में एंड 1949 में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ईयर हमारा पारित कब हुआ था? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ईयर है वो हमारा आपका बना था 1949, सॉरी 1949, 1955 में। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाज इन, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम जो एक्ट बनाया गया था वो किस ईयर में बनाया गया था? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ईयर हमारे बनाए गए थे वो बनाए गए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉरी एक मिस्टेक, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इन इंडिया कब बनाया गया था? 49, ओके, 49 इज करेक्ट आंसर। 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बनाया गया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 59 है, 55 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 49, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेम विच ऑफ दिस फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट करंट लायबिलिटीज, कौन सा चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं होता है? क्या चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं? सो देखिए, बिल्स पेबल ये तो इंक्लूड होता ही है, कंटीजेंट लायबिलिटीज ये तो नाम से ही लग रही है, क्रेडिटर आते ही हैं, तो ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ये जो आएगा वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये ऑप्शन हमारा जो सम्मिलित नहीं होता है, कंसिडर्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए बहुत सिंपल है, प्रीपेड इंश्योरेंस को हम बोलेंगे ये एज एन एसेट्स, ये एक संपत्ति होती है, एसेट्स होती है, इसको एसेट साइड में प्रेजेंट करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, कौन सा आपका पर्सनल अकाउंट है? प्रीपेड सैलरी एंड ड्राइंग्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, या इसमें से सभी? देखिए इसमें प्रीपेड, ड्राइंग्स, ये सभी आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रीपेड सैलरी भी सही हो जाएगी, ड्राइंग भी सही हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग भी सही हो जाएगा। ठीक है, और उपरोक्त में सभी सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ दिस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का कार्य नहीं होता है, क्या नहीं है? अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना, व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, मैक्सिमाइजेशन परिणामों को अधिकतम करना, एंड द मीटिंग्स लीगल्स रिक्वायरमेंट वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। सो मैक्सिमाइजेशंस रिजल्ट, देखिए विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ दिस अकाउंटिंग, लेखांकन का कार्य नहीं होता है, क्या लेखांकन का कार्य नहीं होता है? परिणामों को अधिकतम करना, सी, ये लेखांकन का कार्य, सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, लेखांकन का कार्य ये नहीं होता है कि परिणामों को अधिकतम करना। ठीक, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इन अ बिजनेस नेट एसेट्स ऑन 1st January are 6,000 and on January 75 which of withdrawal by the owners during the January are 1,000, the net incomes for January is, आपको नेट इनकम बतानी, एक व्यापार 1 जनवरी को
जो इनकी एसेट थी, नेट एसेट 6,000 रुपये थी और 31 जनवरी को 7,500 रुपये। ठीक है। यदि जनवरी में मालिक द्वारा आहरण किया गया तो जनवरी माह की शुद्ध आय क्या हो जाएगी? तो ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली जो हमारे पास लास्ट दिया हुआ है 7,500 जो आपका लास्ट में था और जनवरी में फिर इसने विड्रॉल कर लिया, इन दोनों को पहले हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 85। कौन कौन सी चीज़ें, एक 31 मार्च को जो क्लोजिंग थी, 31 जनवरी आर, ये जनवरी का स्टेटमेंट है तो जनवरी, एंड 1,000 रुपये वो विड्रॉल भी कर रहा है जनवरी के स्टार्टिंग, मालिक द्वारा आहरण किया गया था तो वो हमने ऐड कर लिया। और लास्ट में हमारे पास कितने पैसे बचे हुए थे, 1 जनवरी को कितना पैसा ओपनिंग था, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये आप ओपनिंग माइनस कर लेंगे इसमें से, तो हमारी इनकम कितनी हो जाएगी, 2,500। तो आंसर इसमें 2,500 दिया है, हाँ ये आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर भी देखिए, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 75 लास्ट को प्लस कर लेंगे और 1,000 रुपये उसने जो विड्रॉल किए थे 1,000, वो दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस उसके बाद माइनस क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग बैलेंस हमारा है वो हम माइनस कर देंगे तो हमारी जनवरी की नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगी 2,500। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखांकन का कार्य नहीं है? व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, अभिलेख को व्यवस्थित करना, लाभ का अधिकतमीकरण करना। सो लाभ को मैक्सिमाइजेशन करना, ये लेखांकन का, लाभ अधिकतमीकरण, मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ इनकम जो है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। द इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग्स इंडियाज, जो इसका मेन ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑफिस बनाया गया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, जो इसका मेन ऑफिस बनाया गया है वो बनाया गया हमारा कोलकाता में। ठीक है, जो मुख्य कार्यालय, जो प्रधान कार्यालय है वो बनाया गया है कोलकाता में। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है, किसे मानते हैं? तो आधुनिक लेखांकन के जो हमारे जनक हैं वो हैं ल्यूकस पैसियोली। ठीक है, ये हमारे आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक माने जाते हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज लेखा सूचनाओं का यूज वाला समूह, द यूजर्स ऑफ दिस ग्रुप द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन सा ग्रुप है? व्यवसाय के नियोजक, प्रबंधक, स्वामी, सभी जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने थ्योरी में भी आपको बताया था, जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, प्रबंधक होते हैं और जो स्वामी होंगे वही इंफॉर्मेशंस का यूज करते हैं, तो इसमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है, द आर्ट ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजेशंस द बैलेंस ट्रांजैक्शंस इन मॉनेटरी यूनिट्स, मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण एंड संक्षिप्तीकरण करने की कला है। द लैंग्वेज ऑफ दिस बिजनेस, व्यवसाय की भाषा के रूप में। द सोर्स ऑफ दिस बिजनेस इंफॉर्मेशन, व्यवसाय की सूचनाओं के स्रोत हैं, या इसमें से सभी। तो देखिए, आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है, तो आधुनिक युग का लेखांकन जो जाना जाएगा वो जाना जाएगा सभी के लिए, कि दैट मीन्स कि मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन और संक्षिप्तीकरण के लिए, व्यवसाय की भाषा के रूप में सूचनाओं को कलेक्शन करना, ये सभी हम मान सकते हैं कि सभी के लिए जो हमारा अकाउंटिंग मॉडर्न एज का है, जो आधुनिक युग का अकाउंटिंग है, वो सभी के लिए माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक्स था अकाउंटिंग का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे थे, उस पे बेस पे हमने ये सारे क्वेश्चंस बनाए थे और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको आज बताए हैं, किसी को अगर डाउट होता है
तो आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए आप अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके डाउट्स को कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद जो हम वीडियोस लेके आएंगे उसमें हम आपको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करेंगे डीपली। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट्स को कंप्लीट पूछते रहिए। थैंक यू।